नमस्कार दोस्तों, ये जो है टेस्ट सीरीज का दूसरा सेगमेंट है। जो पेपर ये 100 क्वेश्चन का जो पेपर था उसमें हमने 50 प्रश्न आप लोगों को पिछले वीडियो में कंप्लीट करा दिया था और उसी का ये अगला 50 प्रश्न है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम चलते हैं अगले इन प्रश्नों पे। प्रश्न ये कि मौलिक अधिकारों का कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। दूसरा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में नैतिक और राजनैतिक प्रतिबंध है। ठीक, देखिए मौलिक अधिकारों का कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है, ऐसा नहीं है। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शरण ले सकते हैं, तो इसलिए क्या है, गलत है। दूसरा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में नैतिक और राजनैतिक प्रतिबंध है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से केवल आपका 2 सही हो जाएगा, 1 गलत हो जाएगा। चलिए अगले पर चलते हैं कि अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा से संबंधित है। दूसरा, अनुच्छेद 37 निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति और महत्व से संबंधित है। तो इसमें क्या सही हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा बोथ, 1 और 2 दोनों सही है ना। तो इस प्रकार से ये आपका बोथ सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है कि करों का भुगतान करना नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। करों का भुगतान करना नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। दूसरा, जे.एस. वर्मा समिति ने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था। नहीं, देखिए करों का भुगतान करना आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। ये जो है सरकार जो है कानून बना करके आपसे कर वसूलती है। दूसरी बात यह है कि जे.एस. वर्मा समिति की संस्तुति पर जो है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल नहीं किया गया था, बल्कि स्वर्ण सिंह समिति की सुझाव पर को शामिल किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर इसको शामिल किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति सरकार को कैबिनेट सरकार या जिम्मेदार सरकार के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा, आइवर जेनिंग्स ने संसदीय प्रणाली को गैर जिम्मेदार प्रणाली कहा है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या सही होगा, न तो 1 सही है और न ही 2 सही है। इसमें न तो 1 सही है और न तो 2 सही है, यानी नाइदर आर नॉर 2, यानी डी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है। दूसरा, भारत के प्रधानमंत्री एक वास्तविक कार्यपालिका है। अब इसमें ऑप्शन है 1 सही है, 2 सही है, 1 2 दोनों सही है, न तो 1 सही है न तो दोनों सही है। तो देखिए इसमें भारत का राष्ट्रपति एक नाम मात्र का कार्यपालिका है, बिल्कुल सही है। भारत के प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है, यह भी सही है। तो इस तरह से आपका दोनों सही हो जाएगा, यानी बोथ सही हो जाएगा। ठीक है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा यह है कि भारत में एक गणतंत्र प्रणाली है। दूसरा, शैडो कैबिनेट भारतीय संसद प्रणाली की अनूठी संस्था है। देखिए अब इसमें क्या सही है, 1 सही है, 2 सही है, दोनों सही है, न तो 1 सही है न तो 2 सही है। तो देखिए भारत में जो है गणतंत्र तो है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन शैडो कैबिनेट का उल्लेख जो है भारतीय संसद प्रणाली में नहीं है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, केवल 1 सही हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन लोकसभा अध्यक्ष नहीं है। ऑप्शन ए के सुंदरम, ऑप्शन बी जे.एस. ढिल्लों, ऑप्शन सी बलिराम भगत, ऑप्शन डी हुकुम सिंह। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपके के सुंदरम। ये कभी लोकसभा अध्यक्ष नहीं थे। अगले प्रश्न पर कि भारत में 26 उच्च न्यायालय हैं। दूसरा, पंजाब हरियाणा और केंद्र शासित चंडीगढ़ के एक ही न्यायालय है। तीसरा, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अपना एक उच्च न्यायालय है। तो इसमें क्या सही है, तो इसमें सही हो जाएगा केवल 2 और 3। ठीक है, केवल 2 और 3 सही हो जाएगा, 1 जो है गलत है। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकारों से संबंधित है। ऑप्शन 2, संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है लेकिन मौलिक अधिकार नहीं। ऑप्शन 3, अनुच्छेद 301 को भारत के संविधान में केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था। अब देखिए इसमें क्या सही है, 1 सही है, 2 सही है, 1 2 दोनों सही है, या केवल 2 सही है। तो इसमें जो है ये केवल 2 सही है। क्या सही है, केवल 2 सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री रहे हैं। वीपी सिंह, दूसरा के आर वेंकटरमन, तीसरा वाई
चौहान, सी प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन डी मनमोहन सिंह और 6 अरुण जेटली। अब इसमें क्या सही है? 1 2 3 4 5 6 सही है, 1 2 3 सही है, इसमें सभी सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जब जनहित याचिका भारतीय न्याय प्रणाली में पेश की गई? ऑप्शन ए एम हिदायतुल्ला, ऑप्शन बी एम अहमदी, ऑप्शन सी एस आनंद, ऑप्शन डी पी एन भगवती। ठीक है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा पी एन भगवती। जब पी एन भगवती के समय में ये जनहित याचिका, इसलिए जनहित याचिका का जन्मदाता पी एन भगवती को माना जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक जिले का सर्वोच्च आपराधिक न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय है। दूसरा, उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तीसरा, जब सत्र न्यायाधीश मौत की सजा दे तो उसे लागू करने से पहले उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की जानी चाहिए। अब क्या सही है? ऑप्शन ए 1 2 सही है, ऑप्शन दूसरा 1 2 3 सही है, ऑप्शन सी डी 1 2 3 सही है। तो इसमें क्या सही है? 1 2 3 सही है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाए कि संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या पूर्वाग्रह न रहे? ठीक है, तो ये अनुच्छेद 257 है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचियों में राज्यों के नाम और उनके प्रदेशों को निर्दिष्ट किया गया है? अनुच्छेद पहला, अनुच्छेद दूसरा, अनुच्छेद तीसरा, अनुच्छेद चौथा, ये कौन सा है? अनुच्छेद पहला है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है कहां? अकेले लोकसभा में, संसद का कोई भी सदन, संसद की संयुक्त बैठक, अकेले राज्यसभा। तो ये सही आंसर हो जाएगा अकेले राज्यसभा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य स्थापित करना है। राज्य लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र, बी सामाजिक लोकतंत्र, सी गांधीवादी लोकतंत्र और डी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि निम्नलिखित पदाधिकारियों पर विचार करें। कैबिनेट सचिव, मुख्य चुनाव आयुक्त, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश, इनको जो है वरीयता क्रम में क्या करना है? आपको व्यवस्थित करना है। तो इनका वरीयता क्रम है 4 3 2 1, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कौन सा विभाग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था? पहला रक्षा, दूसरा विदेश मंत्रालय और राष्ट्रमंडल, तीसरा खाद्य और कृषि, चौथा वित्त। तो इनके पास जो था खाद्य और कृषि मंत्रालय था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के संघ सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए खानों और सभी तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी मछली पालन, ऑप्शन डी सार्वजनिक स्वास्थ्य। तो देखिए इसमें जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? खाद्य और खानों और तेल के क्षेत्र में श्रम और सुरक्षा विनियमन, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक निश्चित प्रावधान और अनुच्छेद के अनुसरण में स्थापित किया गया था? ए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, बी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सी चुनाव आयोग और डी केंद्रीय सतर्कता आयोग। ये कौन सा आयोग है? ये चुनाव आयोग है। ठीक है, ये चुनाव, ये सारे जो हैं बाद में बने हैं। भारत का संविधान जब बना उसी समय इसको लागू किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष था? ऑप्शन ए जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए इसमें सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जो है संघ संविधान जब बना तो बहुत सारी समितियां बनाई गई, इसमें अलग अलग समितियों के अलग अलग अध्यक्ष थे। जैसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ समिति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। उसी तरह से झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर जेबी कृपलानी। राज्य समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग समितियों के अलग अलग अध्यक्ष जो है बनाए गए थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन सा लेख अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? अनुच्छेद ए 51, अनुच्छेद बी, ऑप्शन बी 48A,
ऑप्शन सी 43A, ऑप्शन डी 43B। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, उसके पास वही योग्यता होती है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है, और संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। देखिए तो ये क्या है कि आप ये देख रहे हैं कि महान्यायवादी के बारे में बता रहा है, तो महान्यायवादी के लिए जरूरी है कि वो उसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है, वह जो है संसद के किसी सदन का सदस्य होना नहीं चाहिए, उसकी योग्यता जो है सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की योग्यता होनी चाहिए। तो इस तरह से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2, यानी तीसरा नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कर्नल रीड और मुनरो रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता थे। महालवाड़ी व्यवस्था के तहत 51% क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अधीन था। उपरोक्त में से क्या सही है? केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 2 दोनों सही है, न तो 1 सही है और न तो 2 सही है। तो इसमें केवल और केवल 1 सही, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1901 ईस्वी में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बजट पर भाषण करते हुए दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रस्तुत किया। दूसरा, रमेश चंद्र दत्त की पुस्तक का नाम इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। इसमें क्या सही है? उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो दिया है कि 1 सही है, 1 2 2 सही है, 1 2 दोनों सही है, न तो 1 सही है और न तो 2 सही है। इसमें केवल और केवल 2 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि श्वेत विद्रोह वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। दूसरा, इलाहाबाद के अंग्रेज सैनिकों ने भत्ता कम मिलने के कारण विद्रोह किया था, जिसे श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो देखिए इसमें केवल 2 सही है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोजन किया। दूसरा, दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है, ठीक। तो देखिए इसमें जो है 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है कि स्वराज शब्द का सबसे पहला उल्लेख कौन करते हैं? दयानंद सरस्वती, और इनको भारत का मार्टिन लूथर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि श्रीधर नायडू ने मद्रास में वेद समाज की स्थापना की। दूसरा, गोविंद नारायण ने एक आस्तिक धर्म में आस्था नामक किताब लिखी थी। अब इसमें क्या सही है? 1 सही है, 1 2 दोनों सही है, न तो 1 सही है न तो 2 सही है। तो देखिए इसमें क्या है, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजा राम मोहन राय ने अरबी भाषा में मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया। दूसरा, राजा राम मोहन राय को स्वामी विवेकानंद ने युग दूत की उपाधि से सम्मानित किया। देखिए राजा राम मोहन राय मिरातुल अखबार जो है अरबी में नहीं लिखे थे, किस में लिखे थे? ये फारसी में लिखे थे, ठीक है ना। और इनको युग दूत की उपाधि जो है विवेकानंद नहीं दिए थे। इस तरह से ये न तो 1 सही है और नहीं 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत की स्त्री मंडल की स्थापना सरला देवी चौधरानी ने की थी। दूसरा, भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इसमें क्या सही है? 1 सही है, 1 2 दोनों सही है, न तो 1 सही है और न तो 2 सही है, ठीक। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है। अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये है कि मई 2021 में भारतीय मूल की किस वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर को वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया? डॉक्टर ए राजा अय्यर, बी स्वाति मोहन, डॉक्टर सी विवेक मूर्ति और डी सरला शकुंतल हरक सिंह। तो इन्हीं को दिया गया है, यानी डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि भारत सरकार द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में किस आयोजन का पहल शुरू हुआ है? ए सिविल सेवा दिवस, बी 2 एक भारत श्रेष्ठ भारत, 3 राष्ट्रीय एकता दिवस और 4 राष्ट्रीय युवा दिवस। तो देखिए इसमें क्या सही है? इसमें सही है 1 2 3, यानी राष्ट्रीय युवा दिवस जो है विवेकानंद के जन्म पे मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये है कि H5N1 व H5N8 वायरस का संबंध किससे है? तो ये है आपका एवियन इन्फ्लुएंजा से। किससे है? एवियन इन्फ्लुएंजा से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक IMF के द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा, वर्ल्ड
एनर्जी आउटलुक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी किया जाता है। ठीक, इसमें क्या सही है? ओनली एक, ओनली टू, बोथ एक दो, और नाइदर वन नॉर टू। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है, जो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा बोथ, यानी वन और। ठीक है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि राष्ट्रीय सौर मिशन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। पहला, वर्ष 2025 तक 100 गीगावाट स्थापित क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। दूसरा, वर्तमान भारत में सौर ऊर्जा का 12% सोलर रूफटॉप सिस्टम के अंतर्गत है। तो इसमें क्या सही है? इसमें जो सही आंसर है, यह जो है आपके ओनली टू सही है। ठीक है ना, इसमें ओनली टू सही हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर कि मियाकी तकनीक का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आत्मरक्षा से, नाले की पानी की सफाई से, वानिकीकरण से, और कूटनीति और द्विपक्षीय संबंध से। तो इसमें है वानिकीकरण, सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है कि बाजरे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसको उगाने के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। दूसरा, चीन विश्व में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक है। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? इसमें सही होगा केवल दो, सही होगा केवल दो। ये जो है अगला प्रश्न है कि एसडीजी भारत सूचकांक 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस सूचकांक को नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। दूसरा, इस रिपोर्ट में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें क्या सही है? इसमें सही आंसर हो जाएगा बोथ, एक और दो, आपका दोनों सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि हाल ही में पूर्व जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दूसरा, उन्हें पूर्व अध्यक्ष एचएल दत्तू का स्थान लिया। ठीक है ना, उन्होंने पूर्व अध्यक्ष एचएल दत्तू का स्थान लिया। तो इसमें देखिए आपका जो है एक और दो, यानी दोनों सही है। ठीक है ना, एक और दो दोनों सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि हाल ही में किस देश को वर्ष 2022-24 के अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? ए जापान, बी भारत, सी रूस, और डी इनमें से कोई नहीं। ये चुना गया है भारत को। अगला है, इनमें से किस राज्य की फिल्म वाटर व्यूरल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो किसको मिला है? ये अरुणाचल प्रदेश को। अगले पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण वाले निम्नलिखित में किस जहाज को 40 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर कर दिया गया है? तो ये रिटायर किया गया है आईएनएस संध्याक को। तो आईएनएस संध्याक को। अगला प्रश्न है कि 11 से 13 जून 2021 के मध्य G7 देशों का 47वां शिखर सम्मेलन कार्निवाल में आयोजित किया गया। दूसरा, भारत G7 का संस्थापक सदस्य है। देखिए इसमें सही आंसर हो जाएगा केवल एक। क्या होगा? केवल एक। भारत G7 का संस्थापक सदस्य नहीं है। अगला है कि मई 2021 में किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी को लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना गया? ऑप्शन ए रोजर फेडरर, ऑप्शन बी महेश भूपति, ऑप्शन सी राफेल नडाल, ऑप्शन डी सोमदेव बर्मन। तो किसको? ये राफेल नडाल को। ठीक है ना, ये है राफेल नडाल। अगला प्रश्न है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है। दूसरा, इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला पहला देश अमेरिका और दूसरा देश चीन है। ठीक, तो देखिए ये जो है एक और दो दोनों सही है। ठीक है ना, इसमें आपका एक और दो दोनों सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र शुभारंभ पुणे में किया गया। दूसरा, इसे महाराष्ट्र चैंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर द्वारा नाबार्ड के सहयोग से शुरू किया गया है। तो ये सही है, दोनों सही है, यानी एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि 21 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व वन दिवस का थीम था? ए फॉरेस्ट एंड बायोडायवर्सिटी, बी ए फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, सी फॉरेस्ट रिस्टोरेशन एंड पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। तो यही सी सही है।
चलिए अगले पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब अपने नाम किया? ए जूलिया गागा, बी एंड्रिया मेजा, सी ए लाइन एस डेनिलिनो और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो सही आंसर है, ये सही आंसर क्या है? ये सही आंसर हो जाएगा एंड्रिया मेजा। ये एंड्रिया मेजा हो जाएगा। अगले पर चलते हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में निर्णायक भूमिका निभाने हेतु तो किस संगठन की ओर से एंटी कोविड मेडिसिन DG लॉन्च किया गया है? ये किया गया है DRDO की तरफ से। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक जीता? ये है विघ्नेश फोगाट। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य कि लैंगिक समानता के मामले में इनमें से कौन सा राज्य अंतिम स्थान पर रहा? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी बिहार। तो देखिए ये बिहार जो है इसमें अंतिम स्थान पर रहा है। तो इस प्रकार से इस टेस्ट सीरीज के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगले टेस्ट सीरीज का जो प्रश्न है मैं तुरंत लेकर के आ रहा हूं। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल पर नए हैं तो इसे शेयर भी करिए, क्योंकि हम लोग जो है टेस्ट सीरीज जो है PCS स्टेट के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे वो UP PCS हो, MP PCS हो या बिहार PCS से रिलेटेड, उन सारे प्रश्नों का एक संग्रह हम लोग लेकर के आ रहे हैं और अलग अलग स्टेट की टेस्ट सीरीज भी चल रही है। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।